Hello friends, welcome to GetEdZill. This is our next video in the series of functional dependencies and normalization. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is normalization and what is first normal form. और इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is normalization. एक टेबल को, एक रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब क्या करते हैं और हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ रिलेशन ऑफ अ डेटाबेस स्कीमा इनटू, एक डेटाबेस स्कीमा के रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना, उसको डिकम्पोज करना. क्यों करना? तो हम लिख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी and to avoid unnecessary anomalies like insertion, updation and deletion. ठीक है. तो नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस है डेटा रिडंडेंसी को कम करना और इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज को रिमूव करना. नॉर्मलाइजेशन में करते क्या है? तो बेसिकली हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करते हैं. क्यों करते हैं? तो इसका आंसर तो आपको दिया ही है कि डेटा रिडंडेंसी को कम करना प्लस इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज रिमूव करना. बट व्हाट इज दिस इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमली एंड व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? तो ये सभी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज, देन वी विल सी व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी. तो ये हमारा एक रिलेशन है, एक टेबल है, पार्ट टेबल या पार्ट रिलेशन. इस टेबल में एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो प्रोजेक्ट के लिए पार्ट परचेस करता है, वो पार्ट की इंफॉर्मेशन है, पार्ट का नंबर, पार्ट का नेम, प्राइस, वेट ऑफ द पार्ट. देन सप्लायर की इंफॉर्मेशन कि किस सप्लायर से पार्ट परचेस किया, उसका सप्लायर नंबर, उस सप्लायर का नेम, सप्लायर की सिटी. मतलब दिस टेबल कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ पार्ट्स प्लस इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन भी हमने इसी रिलेशन में स्टोर की है. अच्छा, इस रिलेशन को आप केयरफुली देखेंगे. यहां पार्ट नंबर एक ऐसा कॉलम है जो हर रो में यूनिक है. पार्ट नंबर की वैल्यू इज यूनिक फॉर एवरी रो. फॉर फर्स्ट रो इट इज P1, फॉर सेकेंड रो इट इज P2 एंड सो ऑन. तो those column which is having unique value across all the rows of your database, ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू हर रो में यूनिक है, वो क्या कहलाता है? कैंडिडेट की या प्राइमरी की. तो पार्ट नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ योर टेबल. जो भी की आपकी टेबल की प्राइमरी की होती है, उसके साथ कंडीशंस क्या होती है कि दैट मस्ट हैव यूनिक वैल्यू. पार्ट नंबर में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती है और पार्ट नंबर नल नहीं हो सकता है. यू टू इंसर्ट सम वैल्यूज, है ना. नो डुप्लीकेट वैल्यूज एंड नो नल वैल्यूज इज अलाउड इन पार्ट नंबर. चलिए, अब इस टेबल में व्हाट आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्या है इंसर्शन एनोमली, क्या है डिलीशन एनोमली, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसर्शन एनोमली. इस टेबल में हम सप्लायर के डिटेल्स भी रख रहे हैं. Part P1 is purchased from supplier S1. Part P3 is purchased from supplier S2. Part P5 purchased from supplier S3. Suppose we want to insert the information of some new supplier. कोई नया सप्लायर है, हम उसकी इंफॉर्मेशन को टेबल में स्टोर करना चाहते हैं. ऑल्दो अभी हमने उससे कोई पार्ट परचेस नहीं किया, बट वी वांट टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ सप्लायर्स ऑफ ऑल द सिटीज, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस में जब भी जरूरत पड़े तो वी कैन कॉन्टेक्ट देम. तो हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? सप्लायर की इंफॉर्मेशन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर इफ आई वांट टू इंसर्ट द न्यू सप्लायर S4 का जो भी नेम है, S4 बिलोंग्स टू सम सिटी, बट अभी हमने S4 से पार्ट परचेस नहीं किया है. तो कैन वी इंसर्ट S4? क्योंकि S4 के साथ हमारे पास पार्ट नंबर इंसर्ट करने को नहीं है.
तो इन दिस रो पार्ट नंबर डजंट हैव एनी वैल्यू, पार्ट नंबर नल हो गया। और क्या पार्ट नंबर नल हो सकता है? तो नो, पार्ट नंबर इज द कैंडिडेट की ऑफ योर टेबल, प्राइमरी की ऑफ योर टेबल, इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो हम सप्लायर S4 की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट नहीं कर सकते। We can insert the information of this supplier only when we have purchased some part from this supplier. जब तक हमने सप्लायर से कुछ परचेस नहीं किया, we cannot insert the information. And this is what is known as insertion anomaly. Insertion anomaly. Unable to insert certain information. Okay. तो इस रिलेशन में there exists insertion anomaly. Similarly, next concept है deletion anomaly. तो what is deletion anomaly? Insertion anomaly मतलब क्लियर है, प्रॉब्लम इन इंसर्टिंग सम इंफॉर्मेशन। यहां हम सप्लायर की इंफॉर्मेशन को इंसर्ट नहीं कर पा रहे, दैट इज इंसर्शन anomaly. नेक्स्ट आता है डिलीशन anomaly. व्हाट इज डिलीशन anomaly? क्या है? सपोज अब आपको ये पार्ट P5 नहीं रिक्वायर्ड है ना, आपके प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा सपोज, तो यू वांट टू डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट P5. ओके, तो आपने पार्ट P5 को डिलीट कर दिया। डेटाबेस में जब भी डिलीट होता है कंप्लीट रो डिलीट होती है, ठीक है। तो बिकॉज पार्ट P5 इज नो मोर रिक्वायर्ड इन योर प्रोजेक्ट, यू डिलीट पार्ट P5 फ्रॉम योर टेबल. व्हाट हैपन्स? Part P5 is supplied by supplier S3. Supplier S3 से इसी पार्ट को सप्लाई कर रहा था, कोई और पार्ट सप्लाई नहीं कर रहा था. तो when you delete the information of part, along with this information of supplier S3 also get deleted. आप सिर्फ पार्ट की इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहते थे, साथ साथ सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो गई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेट डिलीटेड जो आप नहीं करना चाहते थे, है ना. तो दिस इज डिलीशन एनॉमली. मोर देन रिक्वायर्ड वैल्यू गेट डिलीटेड. यू वांट टू डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ओनली, सप्लायर इंफॉर्मेशन गेट ऑल्सो डिलीटेड, इज डिलीशन एनॉमली. तो इन दिस रिलेशन देयर एग्जिस्ट इंसर्शन एनॉमली, देयर एग्जिस्ट डिलीशन एनॉमली. नेक्स्ट है अपडेशन एनॉमली. तो अपडेशन एनॉमली क्या होता है? तो सपोज जैसे हमने तो एक इंस्टेंस लिया डेटाबेस का, एक प्रोजेक्ट में हजारों पार्ट्स लग रहे हैं, एक सप्लायर S1 थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स इज सप्लाइंग, बहुत सारे पार्ट सप्लाई कर रहा है. सपोज सप्लायर S1 का नेम चेंज हो गया या सप्लायर S1 की सिटी चेंज हो गई. तो जहां जहां सप्लायर S1 है, जिन जिन रोज में सप्लायर S1 है, you have to update that many rows. That is updation anomaly. एक ही इंफॉर्मेशन चेंज हुई, नेम ऑफ द सप्लायर, बट that name is present in many rows. तो you have to update many rows and that is updation anomaly. तो इस रिलेशन में ये तीनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. हम कुछ इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिलीट हो रही है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज हुई है तो यू नीड टू अपडेट मेनी रोज. तो दैट इज डिलीशन एनोमलीज. प्लस एक और मोर कंसेप्ट होता है डेटा रिडंडेंसी. व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? तो अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा, डेटा का जो अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लायर S1 से सपोज हमने थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स परचेस किए हैं, 1000 टाइम सप्लायर S1 की इंफॉर्मेशन होगी 1000 रोज में, 1000 टाइम सप्लायर S1 का नेम रिपीट होगा, क्योंकि हर रो में हमने सप्लायर का नंबर, सप्लायर का नेम, और उतने ही टाइम उसकी सीटी भी रिपीट होगी. तो अननेसेसरी रिपीटेशन, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, ये अननेसेसरी बार बार रिपीट हो रहे हैं विथ पार्ट. जैसे हमने इससे पार्ट परचेस किया, ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन हम पहले ही स्टोर कर चुके थे, लेकिन फिर से एक नया पार्ट अगर मैंने इससे परचेस किया तो मुझे फिर से इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी. फिर नया पार्ट परचेस किया, अगेन मुझे स्टोर करनी पड़ेगी. तो ये रिपीटेशन हो रहा है, अननेसेसरी रिपीटेशन. तो ये डेटा का जो रिपीटेशन है
ये क्या कहलाएगा? डेटा रिडंडेंसी। तो इस रिलेशन में इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एनोमलीज भी है और डेटा रिडंडेंसीज भी है। इन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करते हैं मतलब टेबल को या रिलेशन को, ना टेबल या रिलेशन एक ही बात है, तो टेबल या रिलेशन को हम बहुत सारी टेबल्स में डिकम्पोज कर देते हैं बाय फॉलोइंग सम रूल्स, है ना। रैंडमली डिकम्पोज नहीं करते हैं, हम कुछ रूल्स को फॉलो करके उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो रूल्स क्या है वही हमको डिस्कस करना है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों नॉर्मलाइज करना। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, बॉयसी-कॉट नॉर्मल फॉर्म, 4NF, 5NF, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म DKNF। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म है। इन लेवल्स में अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सबसे लोएस्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है, DKNF सबसे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। हर लेवल के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर लेवल के अपने रूल्स होते हैं। अगर आपकी टेबल उन रूल्स को सेटिस्फाई कर रही है तो आपकी टेबल उस गिवन नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो बेसिकली हमको यही डिस्कस करना है कि क्या रूल सेटिस्फाई होंगे कि यूर टेबल इन फर्स्ट NF, या व्हाट आर द रूल्स फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन सो ऑन। जितने हायर नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज लोएस्ट, DKNF जो मैंने लिस्ट ले रखी है इसमें हाईएस्ट है। जितने हायर नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे उतनी कम डेटा रिडंडेंसीज होती जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ते जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट NF में एक टेबल हो, में DKNF में तक आते आते उस एक टेबल की 6 टेबल्स बन जाए फॉर एग्जांपल, है ना। तो जितने हायर नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे उतनी ज़्यादा टेबल्स होंगी लेकिन उतनी कम रिडंडेंसीज होंगी। तो क्या हम हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म तक जाते हैं? तो नो, प्रैक्टिकली डिजायरेबल नॉर्मल फॉर्म है 3NF या BCNF, है ना। एटमोस्ट 3NF या हुआ तो ज़्यादा हुआ तो BCNF, क्योंकि 3NF तक अगर हमारा रिलेशन आ गया है, अगर हमारा रिलेशन 3NF के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन, एनोमली नहीं होगी। आपको ना इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, ना डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी, ना ही अपडेशन में प्रॉब्लम होगी। जो हमारी तीनों एनोमलीज है वो रिमूव हो जाती है व्हेन एवर रिलेशन इज इन 3NF। आगे जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स है बेसिकली वो रिडंडेंसीज को ही कम करने के लिए होते हैं। तो डिजायरेबल नॉर्मल फॉर्म है 3NF, है ना। हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अप टू BCNF। तो सबसे अच्छा, ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये लोअर है और ये हायर है। प्लस अगर आपका टेबल सपोज थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, तो अगर हायर नॉर्मल फॉर्म इज सेटिस्फाइड इट मीन्स लोअर नॉर्मल फॉर्म इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। वो 3NF में है मतलब वो 1NF में भी है और वो 2NF में भी है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स, और हायर सेटिस्फाइड इट मीन्स लोअर इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, या ये सेकंड में है या नहीं? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट 1NF। हम कैसे कहेंगे कि हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? तो रिलेशन इज इन फर्स्ट NF इफ इट नॉट ऑल द तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? तो रिलेशन मस्ट कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू एट ईच रो एंड कॉलम, है ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि हर रो और हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक वैल्यू? तो हम एक रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट कोर्स रिलेशनशिप है, इसमें हमने रोल नंबर, नेम और कोर्स नेम, ये 3 चीजें रखी है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। रोल नंबर 1 ने नेम है राम,
कौन से दो कोर्स लिए? DBMS एंड OS। रोल नंबर 2 OS एंड नेटवर्क। तो यहां इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नहीं है। इफ योर कॉलम कंटेन्स मोर देन वन वैल्यू, जैसे यहां कोर्स नेम में मोर देन वन वैल्यूज वी आर हैविंग, तो योर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एटॉमिक। तो बेसिकली कहने का पर्पस क्या है कि रिलेशन 1NF में कब होगा? तो किसी भी कॉलम में मोर देन वन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एवरी कॉलम शुड हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू, नॉट मोर देन वन। नहीं वैल्यू होगी तो भी चलेगा। इफ सम स्टूडेंट ने अभी कोई कोर्स सिलेक्ट ही नहीं किया है तो हमने उसका कोर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की, इट विल ओके। तो नो वैल्यू इज एक्सेप्टेबल बट मोर देन वन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एटॉमिक। ओके, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इन 1NF। इसको 1NF में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको 1NF में कन्वर्ट करने के लिए फॉर एवरी स्टूडेंट यू नीड टू क्रिएट 2 rows, 1 RAM DBMS, 1 RAM OS। तो फॉर RAM, because there are 2 courses, you create 2 rows for the RAM. Similarly for roll number 2 also you create 2 rows in your database. Okay, for roll number 3 also you create 2 rows, because with every student 2 subjects are there. तो for every student you need to create 2 rows. अगर किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स होते तो you need to create 3 rows for that student. तो बेसिकली ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, और अगर इसी को मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देती हूँ कि विद रोल नंबर 1 नेम राम OS, फिर 1 राम सेकेंड कोर्स, रोल नंबर 2 इट्स नेम इट कोर्स, है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1NF को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिलेशन 1NF में कब होगा? तो फर्स्ट कंडीशन है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी एटॉमिक। इट मीन्स नो कॉलम शुड हैव मोर देन वन वैल्यूज। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना है ना, कॉलम्स आर एट्रीब्यूट। तो नो कॉलम नो एट्रीब्यूट शुड बी मल्टी वैल्यू। क्लियर? मल्टी वैल्यू का मीनिंग किसी भी कॉलम किसी भी एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, प्लस 1NF और क्या कहता है? तो देयर मस्ट बी कैंडिडेट की ऑफ योर रिलेशन। अच्छा, कैंडिडेट की क्या होती है वो तभी हमने डिस्कस की, जो विच इज यूनिक फॉर एवरी रो। तो यहां अगर हमारा ओरिजिनल देखें तो यहां तो कैंडिडेट की क्या थी? रोल नंबर। रोल नंबर इज यूनिक फॉर एवरी रो। तो यहां जब आई एम हैविंग अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कोर्स नेम तो रोल नंबर मेरा यूनिक है। लेकिन जैसे ही इसको हमने 1NF में कन्वर्ट किया तब रोल नंबर यूनिक नहीं रहा। फॉर 2 rows यू आर हैविंग सेम रोल नंबर, फॉर दिस 2 rows यू आर हैविंग सेम रोल नंबर। तो नाउ रोल नंबर इज नॉट हैविंग यूनिक वैल्यू इन एवरी रो। तो रोल नंबर इज नॉट द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन? इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होगी? तो डेफिनेटली कैंडिडेट की जरूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट हो। कैंडिडेट की कैन बी द कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट कैंडिडेट की। तो यहाँ कैंडिडेट की क्या होगी? तो रोल नंबर यूनिक नहीं है, रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन भी यूनिक नहीं है। 1 राम फर्स्ट रो में भी है, 1 राम सेकेंड रो में भी है। तो नाइदर रोल नंबर इज यूनिक nor the combination of roll number and name is unique, but combination of these 3 is unique, roll number, name और course name, है ना। तो यहाँ हमारी कैंडिडेट की कैसे बन सकती है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स नेम। या रोल नंबर और कोर्स नेम भी हो सकता है ना, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन यूनिक है? तो रोल नंबर एंड कोर्स नेम, ये भी यूनिक है। तो या तो रोल नंबर और नेम यूनिक नहीं है लेकिन रोल नंबर और कोर्स नंबर यूनिक है। तो रोल नंबर और कोर्स नंबर का कॉम्बिनेशन भी आपका क्या हो सकता है? कैंडिडेट की हो सकता है ना। तो यहाँ सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की नहीं है बट मल्टी 2 एट्रीब्यूट से मिलकर हमारी क्या बन रही? कैंडिडेट की। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो रोल नंबर एंड कोर्स नंबर इज कैंडिडेट की। तो रोल नंबर, नेम और कोर्स नंबर इसको हम कैंडिडेट की नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे?
तो इट इज अवर सुपर की। कॉम्बिनेशन ये भी यूनिक है ना, रोल नंबर नेम और कोर्स नंबर भी यूनिक है और रोल नंबर और नेम भी यूनिक है। तो इट इज कैंडिडेट की एंड इट इज सुपर की एंड इट इज ओनली सुपर की। ओके, तो नो मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट प्लस आपके रिलेशन में कोई कैंडिडेट की होगी तो आपका रिलेशन किसको सेटिस्फाई करेगा, 1NF को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट इज 1NF। हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे अवर रिलेशन इज इन 2NF। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।